हमारा टॉपिक है विधेयकों के प्रकार। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो विधेयक हैं जो संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं उनमें क्या अंतर पाया जाता है, उनको पास करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, आज हम इस पर बात करेंगे। जब विधेयकों के प्रकार की बात होती है तो जो प्रकार हैं, एक है जो उनको प्रस्तुतिकरण के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है और दूसरा है जो विधेयक हैं उनकी जो प्रकृति है उस प्रकृति के आधार पर जो वर्गीकरण है उसको दिया जाता है। प्रस्तुतिकरण की यदि हम बात करें तो संसद में दो तरीके से जो विधेयक हैं वो प्रस्तुत किए जाते हैं। एक वो विधेयक हैं जो मंत्रियों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, सरकार की तरफ से प्रस्तुत किए जाते हैं, उनको सरकारी विधेयक कहा जाता है। दूसरे जो मंत्रियों के अतिरिक्त जो संसद के सदस्यों के द्वारा जो विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं उन्हें गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। तो ये प्रकार है विधेयकों के प्रस्तुतिकरण के आधार पर। दूसरा जो वर्गीकरण है वह है जो विधेयकों की प्रकृति होती है उसके आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। इसमें 4 प्रकार के विधेयक होते हैं। एक वो है जो साधारण विधेयक है, दूसरे जो संशोधन विधेयक होते हैं, तीसरे धन विधेयक हैं और चौथे जो वित्त विधेयक होते हैं। जो साधारण विधेयक हैं उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 107 के तहत रखा गया है। जो संशोधन विधेयक होते हैं उन्हें 368 के तहत रखा गया है। जो धन विधेयक हैं उन्हें 110 के तहत रखा गया है और जो वित्त विधेयक हैं उन्हें 117 के तहत उनकी व्यवस्था या वो प्रावधान किए गए हैं। अब हम इन पर एक एक करके बात करते हैं। जो साधारण विधेयक है, जो साधारण विधेयक हैं उनके संबंध में जो संवैधानिक प्रावधान है वो है कि जो साधारण विधेयक संसद के दोनों सदनों में से, लोकसभा और राज्यसभा में से किसी में भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अर्थात जो विधेयक है उन्हें किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। और जो एक और महत्वपूर्ण चीज है कि अगर किसी कारण से दोनों सदनों के मध्य कोई गतिरोध होता है, कोई डेडलॉक की स्थिति आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाने का भी प्रावधान संविधान में किया गया है। जो हमारे यहाँ की संसदीय व्यवस्था है उसमें जो विधेयक है वह संसद से पास होने के पश्चात राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात ही वह कानून का रूप लेता है। तो साधारण विधेयकों के संबंध में ये व्यवस्था है कि अगर संसद से पास होकर विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उसे चाहे तो पास कर सकता है या उसे पुनर्विचार के लिए भी संसद के पास भेज सकता है। जब संसद के द्वारा उस पर पुनर्विचार कर लिया जाता है, उसके पश्चात जब राष्ट्रपति के पास दोबारा भेजा जाता है वह उसी फॉर्म में भी हो सकता है या संशोधनों के साथ भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को उस पर अपनी स्वीकृति प्रदान करनी होती है। अर्थात दूसरी बार जब संसद से पास होकर जाता है तो राष्ट्रपति उसे दोबारा पुनर्विचार के लिए नहीं भेजते हैं। अब अगर हम संवैधानिक संशोधन विधेयक की बात करें, क्योंकि जो भारत का संविधान है 1950 से वो लागू हुआ है, तो अब जिस प्रकार से समय परिस्थितियां बदल रही हैं तो संविधान के जो अनुच्छेद हैं उनमें भी संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही है और इसी संदर्भ में जो संवैधानिक संशोधन आ रहे हैं उसको करने के लिए वो संसद के किसी भी सदन में रखे जा सकते हैं। अर्थात किसी भी संसद में संविधान के संशोधन के लिए प्रस्ताव लाया जा सकता है। यहाँ पर जो एक महत्वपूर्ण चीज है वह है कि संसद के दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा से संवैधानिक संशोधन को अलग अलग पास होना आवश्यक होता है। जो एक विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है उस विशेष बहुमत से पास होना वह आवश्यक होता है। यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान संवैधानिक संशोधन विधेयकों के संबंध में नहीं है। अर्थात यहाँ पर ज्वाइंट सेशन नहीं होता, अलग अलग सदनों से पास होना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति की यदि हम बात करें तो संसद से जब एक बार पास होकर वह राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति चाहे तो उसी रूप में उसको स्वीकार कर सकते हैं और उसे संशोधनों के पश्चात पुनर्विचार के लिए भी भेज सकते हैं। संसद के द्वारा यदि उसको में संशोधन किए जाते हैं या ऐसे ही भेजा जाता है और दोबारा राष्ट्रपति के पास वह विधेयक जाता है तो राष्ट्रपति की स्वीकृति उस पर होती है। राष्ट्रपति दूसरी बार में पुनर्विचार के लिए उसको नहीं भेज सकते हैं। अब
हम बात करते हैं धन विधेयक की और वित्त विधेयक की। धन विधेयक और वित्त विधेयक पर मैंने अलग से वीडियो बनाकर डाली हुई है, मैं उनको लिंक जो है इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, डिटेल में देखने के लिए आप उसमें देख सकते हैं। लेकिन अब हम इसमें बात करते हैं कि जो धन विधेयक और वित्त विधेयक है जिनकी व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 110 और 17 में की गई है, वो क्या है। जो धन विधेयक की हम बात करें, धन विधेयक संसद के जो सदन है लोकसभा, उसमें ही प्रस्तुत किया जाता है। जो लोकसभा है ये उसमें प्रस्तुत किया जाता है और इसको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के पश्चात ही इसमें प्रस्तुत किया जाता है। दूसरी चीज है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उसको लिए यह जरूरी है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है उसके द्वारा या उसके पास ये शक्ति होती है कि किस विधेयक को वह जो धन विधेयक है उसमें रखता है या नहीं। अध्यक्ष के पास ये शक्ति है। इसमें जो चीज है वो पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति के पास ही नहीं जाता है। राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए संसद के पास नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि उसके पीछे जो एक तर्क है वो ये है क्योंकि पूर्वानुमति से ये लोकसभा में पेश किया जाता है, इसलिए राष्ट्रपति के द्वारा उसमें जो उसे स्वीकृति है वो प्रदान की जाती है। और दूसरी चीज है कि धन विधेयक के संबंध में भी संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, अर्थात इसको संसद से पास होने के लिए जो शक्ति है वो उसमें निहित है और वहां पर जो राज्यसभा की जो शक्ति है वो सीमित शक्तियां राज्यसभा के पास हैं। 14 दिन तक वह विधेयक को, जो धन विधेयक है उसको रोक सकती है और 14 दिन के पश्चात वह उसी फॉर्म में स्वीकृत मान लिया जाता है। राज्यसभा के द्वारा अगर 14 दिन के अंदर उसमें संशोधन करके लोकसभा को लौटाया जाता है तो यह लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है कि वह उन संशोधनों को स्वीकार या अस्वीकार करे। तो यहाँ पर धन विधेयक के संबंध में जो लोकसभा है वो एक शक्तिशाली सदन है और राज्यसभा की जो शक्तियां हैं वो सीमित शक्तियां यहाँ पर दी गई हैं। अब जब हम वित्त विधेयक की बात करते हैं तो कौन सा विधेयक वित्त विधेयक होगा, अब हम इस पर बात करेंगे। जो वित्त विधेयक, इससे पहले जो धन विधेयक है उसमें एक चीज और महत्वपूर्ण है जो मैं स्पष्ट कर दूं कि धन विधेयक के लिए कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा। इसमें जो विधेयक टैक्स से जुड़ा हुआ है, जिसमें टैक्स कम करना, अधिक करना या समाप्त करना, ये तीनों विषय हैं। दूसरा, सरकार के लोन से संबंधित, सरकार जो लोन लेगी उससे संबंधित जो भी विधेयक होगा वो इसमें आएगा। और तीसरा, जो हमारी संचित निधि और आकस्मिक निधि से संबंधित जो भी परिवर्तन है उसमें जमा करना है, निकालना है, उसको भी इसमें रखा जाता है, इस श्रेणी में इसको रखा जाता है। तो ये है धन विधेयक। अब हम बात करते हैं वित्त विधेयक की। जो वित्त विधेयक है, वित्त विधेयक की जो व्यवस्था है वो हमारे संविधान में की गई है अनुच्छेद 117 में। धन विधेयक और वित्त विधेयक में जो महत्वपूर्ण अंतर है वो ये है कि वित्त विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है कि अगर दोनों सदनों में कोई डेडलॉक की स्थिति होती है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। और वित्त विधेयक के संबंध में राज्यसभा की जो शक्तियां होती हैं वह धन विधेयक की तुलना में अधिक होती हैं। यहाँ पर राज्यसभा एक शक्तिशाली सदन के रूप में कार्य करता है, ये इसमें अंतर पाया जाता है। वित्त विधेयक की यदि हम बात करें तो वित्त विधेयक को दो कैटेगरी में रखा जाता है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 या बी भी हम इसे कह सकते हैं। जो कैटेगरी 1 है उस कैटेगरी 1 में जो 117 जो हमारा अनुच्छेद है उसमें 1 के तहत व्यवस्था की गई है और 117 बी में जो कैटेगरी 2 है उसकी व्यवस्था की गई है कि किस प्रकार से वह वित्त विधेयक जो है उसे रखा जाएगा, पास होगा। अब हम जो कैटेगरी 1 का जो वित्त विधेयक है उसके संबंध में बात करते हैं कि जो कैटेगरी 1 में जो वित्त विधेयक है उसमें यह व्यवस्था है कि उसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। पहले जो प्रस्तुत होगा वो लोकसभा में प्रस्तुत होगा और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति उसमें लेना आवश्यक होगा। दूसरी चीज, यहाँ पर जो राज्यसभा की शक्तियों की बात है तो यहाँ पर राज्यसभा के पास में अधिक शक्तियां हैं। जब वह बिल पास होने के पश्चात वह राज्यसभा के पास जाएगा तो राज्यसभा उसमें संशोधन करके लौटा सकती है, उसे खारिज कर सकती है या उसी के साथ साथ वह उसमें वापस भेज सकती है, लौटा भी सकती है। अगर हम कैटेगरी बी की बात करें तो कैटेगरी बी में जो व्यवस्था है वो है
कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाएगा, परंतु इसे लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। जो कैटेगरी 1 के साथ जो कंडीशन है उसे केवल लोकसभा में ही पहले प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन कैटेगरी बी के तहत जो वित्त विधेयक है उसको दोनों सदनों में से किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ पर भी राज्यसभा को कैटेगरी 1 की तरह ही शक्तियां प्राप्त हैं, वह उसे संशोधित कर सकती है, लौटा सकती है, खारिज कर सकती है। तो राज्यसभा की जो शक्तियां हैं वित्त विधेयक के दोनों ही कैटेगरी में वो समान पाई जाती हैं। संयुक्त अधिवेशन की शक्ति भी यहाँ पर राष्ट्रपति के पास में होती है कि दोनों सदनों में गतिरोध होने की स्थिति में यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है। ये संवैधानिक प्रावधान हमारे यहाँ पर पाया जाता है। जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि जो धन विधेयक है, जो सभी, अगर हम देखें सभी धन विधेयक जो है वो वित्त विधेयक हो सकते हैं। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकते हैं, परंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते, ये व्यवस्था है। जो धन विधेयक है वो उससे संबंधित है जो धन से संबंधित है, वो टैक्स से संबंधित है, लोन से संबंधित है, संचित निधि और आकस्मिक निधि से संबंधित है। परंतु जो वित्त विधेयक है उसमें किस प्रकार से, धन की तो बात है ही, किस प्रकार से जो व्यय है, विकासात्मक व्यय होगा, ये उस पर विस्तृत रूप से चर्चा की बात करता है। तो ये धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों में अंतर पाया जाता है। अब अगर इस विधेयकों के प्रकार का मैं रिकैप करूं तो प्रस्तुतिकरण के आधार पर 2 प्रकार हैं, सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक। दूसरा जो प्रकार है जो विधेयकों की प्रकृति के आधार पर है, साधारण विधेयक, संवैधानिक संशोधन विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक। साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं और यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है, पुनर्विचार की व्यवस्था है। जो संवैधानिक संशोधन है उसमें किसी भी सदन में रखे जा सकते हैं, लेकिन संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है, राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार की शक्ति है। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में रखे जा सकते हैं, स्पीकर के पास में यहाँ पर धन विधेयक के निर्धारण की शक्ति है और यहाँ पर जो शक्ति है धन विधेयक के संबंध में वो लोकसभा शक्तिशाली सदन है और राज्यसभा के पास जो शक्तियां हैं वो सीमित हैं। यहीं पर वित्त विधेयक के संबंध में जो शक्तियां हैं वो धन विधेयक की तुलना में राज्यसभा के पास अधिक शक्तियां हैं। यहाँ पर वित्त विधेयक में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है या शक्ति प्राप्त है। इसी के साथ साथ जो राज्यसभा है उसके पास विधेयक के ऊपर चर्चा करने की, वापस करने की, लौटाने की शक्ति प्राप्त है। तो ये है सभी जो धन विधेयक हैं वो वित्त विधेयक हो सकते हैं, सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते, ये इसमें प्रावधान है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।